जब एलोट मजार को यह एहसास हुआ कि उसने यरूशलेम के पास एक प्राचीन संरचना की खोज की है, तो उसने अपनी खोज को समझने में मदद के लिए बाइबल का सहारा लिया। और उसे पता चला कि यह नई खोज राजा डेविड और उनके बेटे सोलोमन के बाइबल संबंधी वृत्तांतों का समर्थन करती है। सदियों तक राजा सोलोमन का मकबरा एक रहस्य बना रहा, जिसके बारे में इतिहास में फुसफुसाहटें चलती रहीं। पुरातत्वविदों ने खोजबीन की, इतिहासकारों ने बहस की और किंवदंतियां पनपने लगीं। फिर प्राचीन अभिलेखों में मिले एक भूले हुए सुराग ने आधुनिक टीम को यरूशलेम के पास एक खड़ी पहाड़ी पर पहुंचा दिया। उन्होंने जो खोजा वह उम्मीदों से कहीं अधिक था। गुप्त कक्ष, जटिल नक्काशी और सीलबंद कमरे एक के बाद एक सामने आए। हर खोज ने ऐसे प्रश्न खड़े किए जिनके उत्तर किसी के पास नहीं थे, और एक ऐसे रहस्य की ओर इशारा किया जो 3 सहस्राब्दियों से अछूता रहा था। किंवदंती के पीछे का राजा। ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में राजा सुलेमान ने इस्राएल पर शासन किया। अपने पिता राजा दाऊद की मृत्यु के बाद वे सिंहासन पर आसीन हुए। दाऊद ने जनजातियों को एकजुट किया था और यरूशलेम को सुरक्षित किया था। लेकिन सुलेमान को विरासत में मिला राज्य अभी भी अस्थिर था। यह नया था, प्रतिद्वंद्वियों से घिरा हुआ था और आंतरिक विभाजन के प्रति संवेदनशील था। ऐतिहासिक और बाइबल के अभिलेखों के अनुसार सुलेमान जब राजा बने तब वे बहुत युवा थे। कई लोगों को उम्मीद थी कि उनका शासनकाल छोटा या कमजोर होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने प्राचीन दुनिया को चौंका दिया। लगातार युद्धों के माध्यम से शासन करने के बजाय सुलेमान ने एक अलग मार्ग चुना। प्राचीन ग्रंथों के विवरण में एक ऐसे राजा का वर्णन मिलता है जो बल प्रयोग के बजाय योजना, गठबंधन और नियंत्रण पर निर्भर था। उसका शासन शीघ्र ही बुद्धिमत्ता से जुड़ गया। क्या मैं उस हवा पर अपना अधिकार जता सकता हूं जिसमें तुम अभी सांस ले रहे हो? क्या यह मेरी है क्योंकि यह मेरे कक्ष में है? उनके फैसले की कहानियां पूरे क्षेत्र में फैल गईं। सबसे प्रसिद्ध कहानी में 2 महिलाओं का जिक्र है, जिनमें से प्रत्येक ने एक ही बच्चे की मां होने का दावा किया। सुलेमान के फैसले ने बिना रक्तपात के सच्चाई को उजागर कर दिया। उनकी असली मां ने उन्हें त्याग दिया। चाहे यह कहानी पूरी तरह से ऐतिहासिक हो या बाद की परंपराओं से प्रभावित, यह दर्शाती है कि लोग उन्हें कैसे याद करते थे। उन्होंने उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में देखा जो उन समस्याओं को हल कर सकता था जिन्हें दूसरे हल नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका धन भी बढ़ता गया। अभिलेखों और बाद की रिपोर्टों के अनुसार सुलेमान ने उन प्रमुख व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखा जो भूमध्य सागरीय दुनिया को अफ्रीका और एशिया से जोड़ते थे। उनके अधिकार में भेजे गए जहाज तार्सिस जैसे दूरदराज के क्षेत्रों की यात्रा करते थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये स्थान सोने, तांबे, हाथी दांत और दुर्लभ सामग्रियों के स्रोत थे। रिपोर्टों से पता चलता है कि इन अभियानों से ऐसी वस्तुएं लाई गईं जो यरूशलेम में पहले कभी नहीं देखी गई थीं। धन के इस प्रवाह ने राज्य को बदल दिया और सुलेमान को अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में स्थान दिलाया। राजा सुलेमान एक रोचक व्यक्तित्व हैं, क्योंकि बाइबल में उनके द्वारा विशाल भूभाग पर शासन करने के कई दावे किए गए हैं। सुलेमान की सत्ता का सबसे सशक्त प्रतीक यरूशलेम में पहले मंदिर का निर्माण था। प्राचीन लेखों के अनुसार इस परियोजना में 7 साल लगे और इसके लिए अभूतपूर्व पैमाने पर सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता थी। देवदार की लकड़ी लेबनान से मंगाई गई थी। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को इतनी सटीकता से काटा गया था कि वे आपस में मजबूती से जुड़ गए। बाइबल के वृत्तांतों के अनुसार खदान में ही इन टुकड़ों को इतनी कुशलता से तराशा गया था कि मंदिर के निर्माण स्थल पर हथौड़े की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। सोने का उपयोग न केवल सजावट के लिए किया गया था, बल्कि यह संरचना का एक अभिन्न अंग भी था। परंपरा के अनुसार यह मंदिर इस्राएलियों के लिए उपासना और पहचान का केंद्र बन गया। इसने यरूशलेम को एक राजनीतिक और आध्यात्मिक राजधानी भी बना दिया। कई लोगों का मानना है कि यह इमारत हमेशा के लिए खड़ी रहने के लिए बनाई गई थी। शायद इमारत के निर्माण के 300 या 400 साल बाद भी
वह इमारत यरूशलेम में खड़ी थी। सुलेमान की प्रसिद्धि उसकी सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गई थी। विदेशी शासक उसे स्वयं देखने के लिए यरूशलेम की यात्रा करने लगे। सबसे प्रसिद्ध आगंतुक शीबा की रानी थी। वृत्तांतों के अनुसार वह उपहारों से भरे कारवां के साथ आईं और सुलेमान की कठिन प्रश्नों से परीक्षा ली। प्राचीन स्रोतों का दावा है कि वह उनके ज्ञान और धन से प्रभावित और विचलित दोनों हुईं। चाहे हर विवरण सटीक हो या नहीं, यह कहानी दर्शाती है कि प्राचीन विश्व में सुलेमान को किस दृष्टि से देखा जाता था। राजा सुलेमान की प्रसिद्धि लहरों की तरह फैल गई। लोग उनकी ज्ञान की दुनिया में स्नान करने के लिए कई महीनों तक रेगिस्तान पार करते रहे। उन्हें एक साधारण राजा के रूप में नहीं देखा जाता था। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जो उन बातों को समझता था जिन्हें दूसरे नहीं समझते थे। जब सुलेमान की मृत्यु हुई तो उनके आसपास की दुनिया शांत हो गई। अभिलेख बंद हो गए, विवरण गायब हो गए और उनके अंतिम दिनों के बाद जो कुछ भी हुआ वह लगभग तुरंत ही पहुंच से बाहर हो गया। सदियों पुराना रहस्य, गुमशुदा मकबरे का रहस्य। सुलेमान की मृत्यु के बाद एक बेहद परेशान करने वाली बात स्पष्ट हो गई। उनका नाम कानूनों, गीतों, परंपराओं और बाद के लेखों में हर जगह दिखाई देता रहा, लेकिन उनके भौतिक अवशेष इतिहास से मानो गायब हो गए। जब इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने यरूशलेम के प्राचीन भूभाग का अध्ययन शुरू किया तो उन्हें एक विचलित करने वाली चुप्पी का सामना करना पड़ा। सुलेमान से जुड़ा कोई चिन्ह नहीं था, कोई पुष्ट संरचना नहीं थी, कोई ऐसा दफन कक्ष नहीं था जिसे उनसे विश्वसनीय रूप से जोड़ा जा सके। प्राचीन विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक माने जाने वाले राजा के लिए यह अनुपस्थिति गंभीर चिंता का विषय थी। यह अप्रत्याशित था, यह परेशान करने वाला था। यह रहस्य तब और भी गहरा हो जाता है जब सुलेमान की तुलना उनके समय के अन्य शासकों से की जाती है। उनके पिता राजा दाऊद पारंपरिक रूप से एक ऐसे दफन स्थल से जुड़े हुए हैं जिसे सदियों से पहचाना और सम्मानित किया जाता रहा है। अन्य इस्राएली राजाओं ने अपने अंतिम विश्राम स्थल की स्पष्ट पहचान बताने वाले मकबरे, शिलालेख या भौतिक निशान छोड़े थे। सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। इतिहासकारों द्वारा दी गई एक व्याख्या विनाश पर केंद्रित है। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन की सेनाओं ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। शहर को जला दिया गया, दीवारें तोड़ दी गईं और पवित्र भवनों को लूट लिया गया। ऐतिहासिक रिपोर्टों के अनुसार शहर के पूरे हिस्से मलबे में तब्दील हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस अराजकता के दौरान सुलेमान का दफन स्थल क्षतिग्रस्त हो गया होगा या नष्ट हो गया होगा, लेकिन उन अभिलेखों में जिस बात का कभी जिक्र नहीं हुआ वह है वाचा का संदूक। अगर वे उसे ले गए होते तो उसका जिक्र जरूर हुआ होता। पहली नजर में यह व्याख्या तर्कसंगत लगती है, लेकिन इससे एक और समस्या खड़ी हो जाती है। अन्य शाही मकबरे विनाश से बच गए या कम से कम अपने निशान तो छोड़ ही दिए। सुलेमान का मकबरा नहीं बचा। इससे शोधकर्ताओं ने एक और संभावना पर विचार किया। कुछ लोगों का मानना है कि बेबीलोन के आक्रमण से बहुत पहले ही मकबरे को छिपा दिया गया था। कुछ व्याख्याओं के अनुसार सुलेमान की अपार संपत्ति ने उनके दफन स्थल को कब्र लुटेरों का मुख्य निशाना बना दिया था। अन्य लोग सुझाव देते हैं कि गोपनीयता एक बड़ी शाही रणनीति का हिस्सा थी। इन व्याख्याओं के अलावा कुछ और भयावह कहानियां भी प्रचलित होने लगीं। बाद के ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि सुलेमान के मकबरे में खजाने से कहीं अधिक कुछ था। इन कहानियों में दावा किया गया है कि इसमें पवित्र वस्तुएं या ऐसा ज्ञान था जिसे उजागर होने पर खतरनाक माना जाता था। इसका समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इन कहानियों का लगातार प्रचलन उल्लेखनीय है। स्थानीय लोगों और बाद के लेखकों के अनुसार यह विश्वास कि यरूशलेम के नीचे कोई शक्तिशाली चीज दबी हुई है कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। इन मान्यताओं से प्रेरित होकर
कई समूहों ने मकबरे का पता लगाने का प्रयास किया। मध्ययुगीन शूरवीरों ने किंवदंतियों और धार्मिक आस्था के मार्गदर्शन में इसकी खोज की। बाद की शताब्दियों के खोजकर्ताओं ने प्राचीन मानचित्रों और अफवाहों का अनुसरण किया। आधुनिक समय में पुरातत्वविदों ने उन्नत स्कैनिंग उपकरणों और उत्खनन तकनीकों का उपयोग किया। अंधेरी हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और बहुत जल्द हमें वहां कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और खास चीज मिलेगी। हर प्रयास का नतीजा एक ही निकला। कोई कक्ष नहीं मिला, कोई प्रवेश द्वार नहीं दिखाई दिया। हर असफलता ने निराशा को और गहरा कर दिया और रहस्य को और भी पुख्ता कर दिया। व्यावहारिक सीमाएं भी इसमें अहम भूमिका निभा रही थीं। प्राचीन यरूशलेम का अधिकांश भाग आधुनिक इमारतों के नीचे दबा हुआ है। राजनीतिक तनावों ने प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंच को सीमित कर दिया था। भूभाग स्वयं ही खतरनाक साबित हुआ, जहां चट्टानें अस्थिर थीं और रास्ते ढह चुके थे। खुदाई रिपोर्टों के अनुसार कई आशाजनक स्थानों का पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया जा सका। इन सीमाओं ने महत्वपूर्ण कमियां छोड़ दी और रहस्य को लंबे समय तक कायम रहने दिया। समय के साथ सुलेमान की गुमशुदा कब्र कहानी और सबूतों के बीच उलझ गई। मिथक और भी जोर पकड़ते गए, जबकि प्रमाण खामोश रहे। विद्वानों में बहस छिड़ी, मानने वाले इंतजार करते रहे। संशयवादियों ने पूरे विषय को मिथक करार दिया, फिर भी चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। सदियों तक हर मान्य तरीका नाकाम रहा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे अप्रत्याशित जगह पर एक खोज हुई। ठीक है, यह दोहरे द्वार वाले मंदिर पर्वत का एक हिस्सा है। यह मंदिर पर्वत के भूमिगत भाग तक भी जाता है। सदियों से सुलेमान के रहस्यों की खोज इसी भूमि पर केंद्रित रही है। पुरातत्वविदों ने उन स्थानों पर खुदाई की जहां परंपरा उन्हें निर्देशित करती थी। उन्होंने मंदिरों, दीवारों और जातशाही क्षेत्रों के नीचे छानबीन की। हर प्रयास व्यर्थ ही समाप्त हुआ। डॉक्टर के कार्यों से यह सिलसिला बदल गया। एमिली कार्टर एक आधुनिक पुरातत्वविद थीं, जिनका मानना था कि जवाब पत्थरों में नहीं बल्कि कागजों में छिपे हुए हैं। डॉक्टर कार्टर नाटकीय उत्खनन के लिए प्रसिद्ध नहीं थीं। सहकर्मियों के अनुसार उनकी सबसे बड़ी खूबी धैर्य थी। खुदाई का नेतृत्व करने के बजाय उन्होंने वर्षों तक उन प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन किया जिन्हें अधिकांश शोधकर्ताओं ने अनदेखा कर दिया था। इनमें कर सूचियाओं, श्रम भुगतान, आपूर्ति लॉग और लौह युग के उत्तरार्ध के प्रशासनिक नोट्स शामिल थे। कई लोग इन दस्तावेजों को नीरस और दोहरावदार मानते थे। डॉक्टर कार्टर को विश्वास था कि वे ईमानदार थे। उनका मानना था कि हिसाब किताब के लिए रखे गए रिकॉर्ड अक्सर उन सच्चाइयों को उजागर करते थे जिन्हें कहानियां छिपाने की कोशिश करती थीं। क्षेत्रीय अभिलेखागारों से अनुवादित अंशों की समीक्षा करते समय उन्होंने कुछ असामान्य देखा। कुछ रिकॉर्डों में पत्थर, औजार, भोजन और मजदूरी की बड़ी खेपों का उल्लेख था। ये छोटी खेपें न वो नहीं थीं और वे खड़े गड्ढे तक गए और हड्डियों का निपटान किया। कंकाल को यहीं बेंच पर छोड़ दिया जाता था। ये दस्तावेज व्यवस्थित, बार बार दोहराए जाने वाले और महंगे थे। फिर भी गंतव्य का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था। स्थान के नामों के बजाय दस्तावेजों में संरक्षित स्थल या प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे अस्पष्ट संदर्भों का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार यह पैटर्न कई वर्षों में कई बार दोहराया गया। पहले तो डॉक्टर कार्टर ने अनुमान लगाया कि ये कमियां क्षति या खराब रखरखाव के कारण थीं, लेकिन यह पैटर्न विभिन्न दस्तावेजों में जारी रहा। कुछ में गार्डों के भुगतान का उल्लेख था, अन्य में अज्ञात स्थानों पर तैनात श्रमिकों के लिए अतिरिक्त राशन का उल्लेख था। जब उन्होंने समय सीमाओं की तुलना की तो उन्होंने कुछ और देखा। ये प्रविष्टियां सुलेमान के शासनकाल के अंतिम वर्षों के आसपास केंद्रित थीं। इस विवरण ने उनका ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर कार्टर ने ज्ञात भौगोलिक जानकारी के साथ अभिलेखों का मिलान करना शुरू किया। उन्होंने दस्तावेजों में उल्लिखित दूरियों, आपूर्ति की मात्रा और यात्रा समय की तुलना की।
यदि इस किंवदंती में कुछ सच्चाई है तो राजा सोलोमन का खजाना कहां दफन है? धीरे धीरे एक अनुमानित स्थान का पता चलने लगा। यह मुख्य शहर के अंदर नहीं था, यह मंदिर के पास भी नहीं था। उनके विश्लेषण के अनुसार यह रास्ता यरूशलेम के दक्षिण में दाऊद के शहर के पास सिलवान नामक क्षेत्र में स्थित एक खड़ी पहाड़ी की ओर जाता था। इस स्थान ने तुरंत चिंता पैदा कर दी। पहाड़ी अस्थिर और खतरनाक थी। बाद की शताब्दियों की खुदाई रिपोर्टों के अनुसार वहां की जमीन धंसने की आशंका थी। प्राचीन सुरंगें कमजोर चट्टान से होकर गुजरती थीं। स्थानीय लोग लंबे समय से गहरी खुदाई करने से बचते रहे थे। यह इलाका दशकों से पुरातत्वविदों के लिए पूरी तरह से खोजबीन करने के लिए बेहद जोखिम भरा माना जाता रहा है। शायद यही वजह थी कि यह अछूता रहा। कुछ व्याख्याओं के अनुसार दस्तावेजों से पता चलता है कि यह स्थल न केवल छिपा हुआ था बल्कि संरक्षित भी था। पहरेदारों और प्रतिबंधित पहुंच के संदर्भ जानबूझकर किए गए नियंत्रण का संकेत देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी शाही परियोजना की ओर इशारा करता है जिसे गुप्त रखने का इरादा था। कुछ अन्य लोग चेतावनी देते हैं कि केवल अभिलेखों से इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। फिर भी इस संगति को नजरअंदाज करना मुश्किल था। राजा सुलेमान एक दिलचस्प व्यक्तित्व हैं क्योंकि बाइबल उनके बारे में कई दावे करती है। जब डॉक्टर कार्टर ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए तो प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। कुछ ने इसे अनुमान मात्र बताकर खारिज कर दिया, जबकि अन्य को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रिपोर्टों के अनुसार एक समीक्षक ने सबूतों को कमजोर लेकिन चिंताजनक बताया। दूसरे ने कहा कि नाम का न होना ही शायद सबसे बड़ा सुराग हो सकता है। कई लोगों को इस बात से ही नहीं बल्कि इस बात से भी चिंता हुई कि सुराग कहां जाकर रुका और यह भी कि इसे नजरअंदाज क्यों किया गया। दस्तावेज हमेशा से वहीं मौजूद थे। उन्हें सूचीबद्ध किया गया था और अनुवादित भी किया गया था, बस उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। डॉक्टर कार्टर के काम से पता चला कि सुलेमान के रहस्य का सबसे बड़ा सुराग सबके सामने ही छिपा हुआ था। कागजी सबूतों का सिलसिला खत्म हो चुका था। अब बस जमीन ही बची थी और अभिलेखों के परे स्थित पहाड़ी ढलान एक चीज के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थी। यह गलतियों को माफ नहीं करता था। आगे का रास्ता अब सुरक्षित या सैद्धांतिक नहीं रहेगा। इसमें कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसमें जोखिम शामिल होगा। इसमें अस्थिर परिस्थितियां शामिल होंगी और यह टीम को एक ऐसे स्थान का सामना करने के लिए मजबूर करेगा जिसे इतिहास और सावधानी ने सदियों से अछूता रखा था। वह पहाड़ी इंतजार कर रही थी। सिलवान की अछूती पहाड़ी। सिलवान की पहाड़ी ढलान किसी रहस्य को उजागर करने वाली जगह नहीं लगती थी। यह खड़ी ढलान वाली ऊबड़ खाबड़ और नुकीले चूना पत्थर से बनी थी जो दबाव पड़ने पर आसानी से टूट जाता था। मिट्टी बिना किसी चेतावनी के खिसकती रहती थी। खुदाई के रिकॉर्ड के अनुसार ढलान के कुछ हिस्से अतीत में बिना किसी पूर्व सूचना के ढह चुके थे। यह स्थिर जमीन नहीं थी। यह ऐसी जमीन थी जहां काम करने वाले घायल हो जाते थे और औजार दब जाते थे। दशकों से पुरातत्वविदों ने इसे एक खतरनाक क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया हुआ था। इसके अलावा भी कई अन्य बाधाएं थीं। यह इलाका संवेदनशील स्थानों के पास स्थित था जहां पहुंच सीमित थी और परमिट प्राप्त करना कठिन था। राजनीतिक तनाव के कारण दीर्घकालिक खुदाई लगभग असंभव थी। पहले के सर्वेक्षण दल की रिपोर्टों के अनुसार उथले स्तर पर भी खुदाई के लिए निरंतर बातचीत की आवश्यकता होती थी। अधिकांश शोधकर्ताओं ने आसान स्थलों को चुना। सिलवान की पहाड़ी अछूती रही, इसलिए नहीं कि उसमें रुचि की कमी थी, बल्कि इसलिए कि जोखिम लाभ से कहीं अधिक था। डॉक्टर कार्टर की टीम ने समस्या का समाधान अलग तरीके से किया। खुदाई करने के बजाय वे ऐसे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार उपकरण लेकर आए जो सतह को बिना छेड़े उसके नीचे स्कैन कर सकता था। यह तकनीक रिक्त स्थानों, दीवारों और पदार्थ के घनत्व में परिवर्तन का पता लगा सकती थी। विशेषज्ञों के अनुसार यह उन कुछ उपकरणों में से एक था जो इतनी अस्थिर जमीन पर सुरक्षित रूप से काम करने में सक्षम थे। टीम ने ढलान का सावधानीपूर्वक
खंड दर खंड मानचित्रण किया। शुरुआती परिणाम निराशाजनक रहे। एक के बाद एक स्कैन में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। न कोई कक्ष, न कोई दीवार, न कोई स्पष्ट सुरंग। टीम के नोट्स के अनुसार संदेह फैलने लगा। कुछ लोगों को लगा कि शायद दस्तावेजों ने उन्हें गुमराह किया है। कुछ अन्य लोगों ने सवाल उठाया कि क्या जमीन इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि उसे स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सकता था। कई सप्ताह बीत गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तनाव बढ़ता गया। फिर प्रकृति ने अपना खेल दिखाया। मौसम रिपोर्ट के अनुसार रात भर में अचानक और भीषण बारिश हुई। पहाड़ी से पानी बह रहा था, जिससे मिट्टी ढीली हो गई और मलबा बहकर नीचे आके नए आ गया। अगली सुबह जब टीम लौटी तो उन्होंने कुछ मामूली लेकिन चिंताजनक चीज देखी। डॉक्टर कार्टर के विश्लेषण में चिह्नित क्षेत्र के पास एक उथला गड्ढा बन गया था। यह छोटा था और आसानी से नजरअंदाज हो सकता था, लेकिन यह पहले वहां नहीं था। संभावित भूस्खलन की आशंका से चिंतित होकर टीम ने तुरंत उस क्षेत्र का पुनः निरीक्षण किया। इस बार रीडिंग बदल गई। सतह के नीचे रडार ने सीधी रेखाएं, समकोण और दोहराए जाने वाले पैटर्न देखे। मौके पर मौजूद इंजीनियरों के अनुसार ये आकृतियां प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकती थीं। पत्थर की दरारों से साफ कोने नहीं बने थे। मिट्टी ग्रिड में नहीं जमी थी। डेटा से सुरंगों का संकेत मिला। जैसे जैसे स्कैन का दायरा बढ़ा, तस्वीर और स्पष्ट होती गई। पहाड़ी के नीचे कई रास्ते थे। कुछ संकरे दिखाई दिए, कुछ चौड़े हुए और फिर संकरे हो गए। प्रारंभिक विश्लेषणों के अनुसार यह लेआउट जानबूझकर बनाया गया था। सुरंगें बेतरतीब नहीं थीं, बल्कि सुनियोजित थीं। टीम को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी उनका छिपाव। संरचनाएं सतह से दिखाई न देने के लिए पर्याप्त गहराई में थीं, लेकिन इतनी उथली भी थीं कि सही दिशा जानने पर उन तक पहुंचा जा सके। कुछ लोगों का मानना है कि कटाव और समय के प्रभाव से बचने के लिए इनका स्थान सोच समझकर निर्धारित किया गया था। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि इसके लिए और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। फिर भी इनकी सटीकता को नजरअंदाज करना असंभव था। सर्वेक्षण के अंत तक एक निष्कर्ष अपरिहार्य हो गया। पहाड़ी खाली नहीं थी। इसे इंजीनियरिंग के जरिए बनाया गया था और इसके नीचे जो कुछ भी था उसे बड़ी सावधानी और कुशलता से संरक्षित किया गया था। टीम को एक भी कक्ष नहीं मिला था। उन्हें एक प्रणाली मिली थी, जिसका मतलब था कि असली खतरा अभी बाकी था। एक प्राचीन मकबरे की अचूक सुरक्षा व्यवस्था। सुरंग प्रणाली के अस्तित्व की पुष्टि हो जाने के बाद टीम समझ गई कि अब वे किसी साधारण दफन स्थल से नहीं निपट रहे हैं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार पहाड़ी के नीचे बने रास्ते अनजाने में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करने, देरी करने और दंडित करने के लिए बनाए गए थे। पहले खोजे गए हिस्सों में संकरे गलियारे मिले जो कहीं नहीं जाते थे। कुछ अचानक ठोस चट्टान में जाकर समाप्त हो जाते थे। कुछ वापस उसी जगह पर लौट आते थे। ये कोई गलती नहीं थी। संरचनात्मक विश्लेषकों के अनुसार ये जानबूझकर बनाए गए बंद रास्ते थे, जिनका उद्देश्य घुसपैठियों को थकाना और उनका समय बर्बाद करना था। जैसे जैसे टीम सावधानीपूर्वक आगे बढ़ी, और भी खतरे सामने आए। कुछ हिस्सों में जानबूझकर अस्थिरता के संकेत मिले। पत्थर के सहारे इस तरह लगाए गए थे कि दबाव पड़ने पर वे खिसक सकते थे। इंजीनियरिंग टीम की रिपोर्ट के अनुसार एक छोटी सी हलचल भी छत के कुछ हिस्सों को गिरा सकती थी। इन विशेषताओं से पता चलता है कि बिल्डरों ने घुसपैठियों की आशंका जताई थी और उनके लिए योजना बनाई थी। इस जगह को डिजाइन करने वाले व्यक्ति को डर की कार्यप्रणाली और वातावरण को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का तरीका अच्छी तरह से समझ आता था। एक पुराने जंक्शन के पास टीम ने पत्थर पर खुदे हुए निशान देखे। वे निशान धुंधले और बुरी तरह से घिसे हुए थे। पहली नजर में वे सजावटी या अर्थहीन प्रतीत हुए। बारीकी से निरीक्षण करने पर विशिष्ट ऊंचाइयों पर बार बार दोहराए गए प्रतीक और हल्की खांचे दिखाई दिए। कुछ व्याख्याओं के अनुसार ये चेतावनी के बजाय निर्देश हो सकते हैं।
उन्हें ऐसी जगह पर रखा गया था जहां केवल सही जगह पर खड़े व्यक्ति ही उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते थे। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि वे सुरंगों से गुजरने के लिए दिशा निर्देश चिह्नक के रूप में काम करते थे। इस पर अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है, लेकिन यह स्थान जानबूझकर निर्धारित किया गया था। सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए टीम को गति धीमी करनी पड़ी। हर कदम नाप तोलकर उठाया गया। इंजीनियरों ने संरचना का बारीकी से अध्ययन किया, भार वितरण और तनाव बिंदुओं का मानचित्रण किया। उन्होंने आसपास की हलचल पर नजर रखते हुए कुछ पत्थरों पर नियंत्रित दबाव डालकर अनुक्रमों का परीक्षण किया। रिपोर्टों के अनुसार कई सुरंगें किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत प्रतिक्रिया करती थीं और उनमें इतना बदलाव होता था कि यह पता चलता था कि वे कितनी जल्दी ढह सकती हैं। एक गलती पूरे हिस्सों को हमेशा के लिए बंद कर सकती थी। जैसे जैसे संरचना का अधिक भाग दिखाई देने लगा, एक नया पैटर्न उभरकर सामने आया। सुरंगें सटीक कोणों का अनुसरण करती थीं, दूरियां एक समान अनुपात में दोहराई जाती थीं, मोड़ नियमित अंतराल पर आते थे। विशेषज्ञों के अनुसार उस समय के लिए गणितीय और ज्यामितीय नियंत्रण का यह स्तर दुर्लभ था। इससे उन्नत योजना और सावधानीपूर्वक गणना का संकेत मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह डिजाइन कुलीन बिल्डरों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ज्ञान को दर्शाता है। वहीं अन्य लोग चेतावनी देते हैं कि जब तक और सबूत नहीं जुटाए जाते, तब तक ये निष्कर्ष केवल अनुमान मात्र हैं। सुरंगों के अंदर तनाव बढ़ता गया। टीम के सदस्यों ने बढ़ती चिंता का अनुभव किया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी गलती की गुंजाइश बहुत कम है। रोशनी से केवल कुछ मीटर आगे का ही पता चल रहा था। उनके पीछे पहाड़ी चारों ओर से उन पर दबाव डाल रही थी। फील्ड नोट्स के अनुसार सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। हर हरकत का अपना परिणाम था। एक समय पर उन्हें यह एहसास हुआ, इस जगह को बलपूर्वक खोजा नहीं जा सकता था, इसे समझा जाना था। रक्षा प्रणालियों ने केवल प्रवेश को अवरुद्ध नहीं किया, बल्कि घुसपैठिए की परीक्षा भी ली। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार इस डिजाइन से पता चलता है कि मकबरे तक केवल उन्हीं लोगों को पहुंचने की अनुमति थी जो इसके संकेतों को पढ़ना और इसके तर्क का सम्मान करना जानते थे। जब तक टीम ने मुख्य जालों से बचने का रास्ता खोज निकाला, तब तक एक सच्चाई स्पष्ट हो गई। ये सुरक्षा व्यवस्थाएं केवल बाहरी परत थीं। जो कुछ भी वे सुरक्षित रख रहे थे, वह कहीं अधिक गहराई में छिपा था, और उसकी सुरक्षा किसी की कल्पना से कहीं अधिक सावधानी से की जा रही थी। बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को पार करते हुए टीम उस आंतरिक कक्ष के करीब पहुंच गई जहां सदियों से रहस्य छिपे हुए थे। खजाना कक्ष। जब आखिरी बाहरी बाधा पार हो गई तो सुरंग एक चौड़े पत्थर के कक्ष में खुल गई। एक पल के लिए कोई नहीं बोला। कमरे में रोशनी फैल रही थी और धातु की सतहों से परावर्तित हो रही थी, जो देखने में वैसी नहीं लगनी चाहिए थी जैसी लग रही थी। दीवारों के किनारे सोने के बर्तन करीने से रखे थे, मानो उन्हें कल ही रखा गया हो। कटोरे, प्याले, थालियां और धार्मिक वस्तुएं करीने से सजी थीं। कई बर्तनों पर अनार और लिली के रूपांकन बने थे, जो बाइबल में वर्णित मंदिर की साज सज्जा के पैटर्न से मेल खाते थे। प्रारंभिक फील्ड रिपोर्टों के अनुसार लूटपाट, गड़बड़ी और समय के साथ होने वाली क्षति के अलावा कोई और निशान नहीं थे। जैसे जैसे टीम अंदर की ओर बढ़ती गई, कक्ष का आकार स्पष्ट होता गया। यह कोई साधारण भंडारण स्थान नहीं था, यह एक सुनियोजित संग्रह था। दीवार के एक हिस्से पर हाथी दांत की नक्काशी दिखाई दी। विशेषज्ञों ने बाद में सुझाव दिया कि हाथी दांत संभवतः अफ्रीकी व्यापार मार्गों से आया था। पास ही से महीन कपड़े के तह किए हुए टुकड़े बरामद हुए। कुछ लोगों का मानना है कि ये रेशम थे, जो भारत जैसे दूरदराज के क्षेत्रों से दीर्घकालिक संपर्क की ओर इशारा करते हैं। मिट्टी के बर्तनों में मसालों और राल के जमे हुए अवशेष मिले। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार इनमें से कुछ पदार्थ इस क्षेत्र के मूल निवासी नहीं थे और इन्हें प्राप्त करने के लिए व्यापक व्यापार नेटवर्क की आवश्यकता होती।
इसके परिणाम तत्काल और बेहद महत्वपूर्ण थे। ये वस्तुएं प्राचीन ग्रंथों में पाए गए विवरणों से मेल खाती थीं, जिन पर कई विद्वानों ने लंबे समय से बहस की थी। बड़ी मात्रा में सोना, दूर देशों से दुर्लभ वस्तुएं, ऐसी सामग्रियां जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि यरूशलेम प्राचीन विश्व से जुड़ा हुआ था। मंदिर और यरूशलेम के पुनर्निर्माण से लेकर आने वाले मसीहाई राजा तक, पुरातत्वविदों के अनुसार इस कक्ष से ही यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि सुलेमान का राज्य वैश्विक स्तर पर संचालित होता था। जो बातें कभी किताबों में लिखी गई थीं, वे अब उनके सामने थीं। पत्थर की दीवारों पर शिलालेख खुदे हुए थे। कुछ साधारण चिन्ह थे जो स्वामित्व या धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग का संकेत देते थे। अन्य अधिक जटिल थे, जिनमें प्रतीकों को एक विशेष पैटर्न में दोहराया गया था। विशिष्ट वस्तुओं के पास छोटे छोटे वाक्य खुदे हुए थे। कुछ व्याख्याओं के अनुसार ये नक्काशी वस्तुओं की सूची या पवित्र वस्तुओं को संभालने के निर्देश के रूप में काम करती होंगी। कुछ लोगों का मानना है कि इन चिन्हों में गुप्त अर्थ छिपे थे, जो केवल एक छोटे समूह के लिए थे। अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन यह माना जाता है कि इन्हें जानबूझकर इस तरह से रखा गया था। फिर कुछ परेशान करने वाली बातें सामने आईं। कुछ कलाकृतियां उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं। कुछ प्रतीक उस काल की जात लेखन प्रणालियों से मेल नहीं खाते थे। कुछ डिजाइन या तो पुराने प्रतीत होते थे या उन संस्कृतियों से प्रभावित थे जिनका उस समय यरूशलेम से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए था। अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार इससे शोधकर्ताओं में तुरंत चिंता पैदा हो गई। या तो समय रेखा अधूरी थी या इन वस्तुओं को यहां अज्ञात कारणों से रखा गया था। इस अनिश्चितता ने कक्ष के अंदर तनाव पैदा कर दिया। टीम को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात वहां मौजूद हर चीज की हालत थी। कक्ष को अत्यंत सावधानी से सील किया गया था। जरा भी नमी अंदर नहीं गई थी। किसी भी प्रकार के ढहने से स्थान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। यहां तक कि जैविक सामग्री भी सावधानीपूर्वक संरक्षण के संकेत दे रही थी। संरक्षण विशेषज्ञों के अनुसार इस स्तर की सुरक्षा से उन्नत योजना और समय के प्रभाव से बचाव की समझ का पता चलता है। टीम के सदस्यों ने बाद में उस क्षण को अवास्तविक बताया। कुछ लोग स्तब्ध रह गए, कुछ को बोलने में कठिनाई हो रही थी। यह कक्ष सभी अपेक्षाओं से कहीं बेहतर निकला। फिर भी जैसे जैसे दस्तावेजीकरण आगे बढ़ा, एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। लेआउट अधूरा सा लग रहा था। व्यवस्था से ऐसा लग रहा था मानो तैयारी हो रही हो, न कि अंतिम रूप। कई शोधकर्ताओं के अनुसार यह मंजिल नहीं थी। यह एक प्रवेश कक्ष था, एक ऐसी जगह जिसका उद्देश्य आगंतुक को प्रभावित करना, उसका ध्यान भटकाना या उसे तैयार करना था। हालांकि सोने ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि धन ही अंतिम रहस्य नहीं था। कुछ और गहरा रहस्य छिपा हुआ था। भीतरी कमरा। अंतिम मार्ग एक ऐसी दीवार पर आकर समाप्त हुआ जो आकस्मिक नहीं लग रही थी। यहां पत्थर के ब्लॉक अधिक चिकने थे, जोड़ अधिक मजबूत थे। खुदाई के नोट्स के अनुसार इस भाग में ढहने या मरम्मत के कोई निशान नहीं थे। इसे जानबूझकर सील किया गया था। जब टीम को प्रवेश मिला तो वे एक ऐसे कक्ष में पहुंचे जो परिसर में पाए गए किसी भी अन्य कक्ष से भिन्न था। दीवारें शिलालेखों और सटीक ज्यामितीय आकृतियों से ढकी हुई थीं। वृत्त त्रिभुजों को काट रहे थे। रेखाएं निश्चित अंतरालों पर दोहराई जा रही थीं। सुलेमान से जुड़े प्रतीक पूरे कमरे में दिखाई दे रहे थे, जिन्हें सावधानीपूर्वक और एकरूपता से उकेरा गया था। शिलालेख विशेषज्ञों के अनुसार ये चिन्ह केवल सजावटी नहीं थे, वे नियमों का पालन करते थे। प्रत्येक प्रतीक दूसरे के साथ संरेखित था, कुछ भी यादृच्छिक नहीं था। लेआउट एक ऐसी प्रणाली का संकेत देता है जिसे केवल देखने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए बनाया गया था। कक्ष के केंद्र में पत्थर के फर्श पर खुदा हुआ एक प्रतीक था जिसे कई लोगों ने तुरंत पहचान लिया। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार यह उस चिन्ह से मेल खाता था जिसे बाद के स्रोतों ने सुलेमान की मुहर बताया। कुछ किंवदंतियां दावा करती हैं कि इसका उपयोग
आत्माओं को आदेश देने के लिए किया जाता था। अन्य कहती हैं कि यह पवित्र ज्ञान का प्रतीक था जिसे गुप्त रखा जाना था। पुरातत्वविदों ने इसके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताने में सावधानी बरती। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इस मुहर का कोई अलौकिक कार्य था। फिर भी कमरे के केंद्र में इसकी स्थिति का अपना महत्व था। यह अधिकार और चेतावनी का प्रतीक था। दीवारों के साथ साथ पत्थर में सीधे तराशे गए संकरे खांचों में मिट्टी की पट्टियां रखी गई थीं। कई पट्टियां साबुत थीं, कुछ में दरारें थीं, लेकिन उन पर लिखावट पढ़ी जा सकती थी। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार कई पट्टियों पर ऐसे माप अंकित थे जो मंदिर के ज्ञात बाइबल संबंधी विवरणों से काफी मिलते जुलते थे। कमरों का अनुपात, संरचनात्मक बिंदुओं के बीच की दूरी, अनुपातों को सटीकता से दोहराया गया था। अन्य शिलालेखों को समझना अधिक कठिन था। उनमें संख्याओं, प्रतीकों और निर्देशों के ऐसे क्रम थे जो उस काल की किसी भी मानकी हुई ज्ञात लेखन प्रणाली या लेखांकन पद्धति से मेल नहीं खाते थे। कुछ शोधकर्ताओं ने सोलोमन की कुंजी के नाम से जाने जाने वाले बाद के ग्रंथों से समानताएं देखीं। यह मध्ययुगीन कृति सोलोमन के नाम से जुड़े प्राचीन ज्ञान और अनुष्ठानों को संरक्षित करने का दावा करती है। विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इस संबंध को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये ग्रंथ सदियों पुराने हैं। फिर भी प्रतीकों, संरचना और गुप्त ज्ञान पर जोर देने में समानता ने कई कठिन प्रश्न खड़े कर दिए। कुछ व्याख्याओं के अनुसार ये पट्टिकाएं किसी प्राचीन स्रोत का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे बाद में नकल किया गया, रूपांतरित किया गया या मिथकीय रूप दिया गया। जो बात स्पष्ट हुई वह थी कक्ष की बनावट। इंजीनियरों के अनुसार इसे इस प्रकार बनाया गया था कि यदि बाहरी कमरों में सेंध भी लग जाए तो भी यह स्थान छिपा रहेगा। प्रवेश मार्ग संकरा, घुमावदार और जानबूझकर भ्रामक बनाया गया था। अगर किसी को इस प्रणाली की पहले से समझ न हो तो इसे नजरअंदाज करना आसान था। यह कक्ष आक्रमणकारियों को प्रभावित करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे खोज से बचने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे टीम ने इन शिलाखंडों का अध्ययन किया, तनाव बढ़ता गया। इसमें शामिल गणित उन्नत था। अनुपात उस युग के लिए सामान्य अपेक्षाओं से कहीं अधिक वास्तुशिल्पीय योजना का संकेत देते थे। टीम के कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। अन्य असहज महसूस करने लगे। यह कोई दफन स्थान नहीं था। यह कोई भंडारण स्थल भी नहीं था। यह संरक्षण था। यहां किसी चीज को उद्देश्यपूर्ण ढंग से संरक्षित किया जा रहा था। यह एहसास धीरे धीरे हुआ। इस परिसर का निर्माण किसी राजा की मृत्यु के सम्मान में नहीं किया गया था। इसका निर्माण ज्ञान की रक्षा के लिए किया गया था। ऐसा ज्ञान जिसे सीमित रखा जाना था, ऐसा ज्ञान जो सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं था। कक्ष के अंतिम छोर पर एक सीलबंद संदूक रखा था। उसमें कोई कब्जा दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी बल उसे खोल नहीं सकता था। विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल सटीक संरेखण और समझ के साथ ही प्रतिक्रिया कर सकता था। 3 दिनों की जांच के बाद टीम ने एक ऐसा निर्णय लिया जिस पर लोगों की राय अलग अलग थी। वे संदूक के अस्तित्व को दस्तावेज में दर्ज करेंगे, लेकिन उसे खोलेंगे नहीं। डॉक्टर कार्टर का तर्क था कि इस जटिल संरचना, इसकी सुरक्षा व्यवस्था, गणितीय सटीकता और जानबूझकर छिपाए जाने से यह संकेत मिलता है कि यह ऐसा ज्ञान था जिसे गुप्त रखा जाना चाहिए। बाहरी कक्षों ने यह परीक्षण किया कि क्या घुसपैठिए धन का विरोध कर सकते हैं। आंतरिक कक्ष में यह परीक्षण किया गया कि क्या वे सीमाओं को समझते हैं। कुछ टीम सदस्यों ने असहमति जताई। उनका मानना था कि उनका उद्देश्य पूर्ण खोज करना था। अन्य लोगों ने इस निर्णय का समर्थन किया, यह मानते हुए कि संरक्षण का अर्थ कभी कभी यह जानना होता है कि कब रुकना है। पुरातत्वविदों के बीच बहस जारी है, लेकिन संदूक अभी भी सीलबंद है। इसके अंदर खजाना हो सकता है, इसमें ग्रंथ हो सकते हैं, इसमें ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जिनका उद्देश्य हम अनुमान नहीं लगा सकते। यह निश्चित है कि सुलेमान या जिसने भी इस परिसर की रचना की, वह इसे 3000 वर्षों तक
सुरक्षित रखने में सफल रहा और रहस्योद्घाटन के बजाय संयम को चुनकर टीम ने उस मूल उद्देश्य का सम्मान किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ रहस्य ही बने रहने के योग्य हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।